विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट, 14 बीघा, ऋषिकेश। संविधान की उद्देशिका करनी है आज हमने। संविधान की उद्देशिका, उसकी विशेषताएं, है ना। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि उद्देशिका होती क्या है। ठीक है, तो मतलब मेंस में कैसे लिखा जाता है, अगर माना उद्देशिका के संबंध में आ गया कि भाई उद्देशिका पे क्या लिखना है आपने, तो सामान्यतः प्रत्येक अधिनियम का आरंभ उद्देशिका से होता है। उद्देशिका नाम से ही पता चला, उद्देश्य है, नाम से ही क्या बदल रहा है, उद्देश्य। सामान्यतः प्रत्येक अधिनियम का आरंभ उद्देशिका से होता है, जो उसके मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं, जो मेन याद करने वाली चीज है वो क्या है, मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। क्या करती है? उद्देशिका अधिनियम के लक्ष्यों एवं नीतियों को समझने में सहायक होती है। लक्ष्यों और नीतियों, यानी आगे चलकर उस अधिनियम में क्या नीतियां होंगी, क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य होंगे, वो सब चीज कहाँ पर लिखी होती है, उद्देश्य में लिखी होती है। तो मैंने कहा जब लिखने के लिए आता है ना तो ब्लैंक हो जाता है आदमी कि यार उद्देशिका के बारे में लिखूं क्या। तो मैंने कहा इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके क्या किया जाता है, एक मेंस का स्टार्ट किया जाता है कि उद्देशिका के बारे में जब हमें क्या करना है, लिखना है कि भाई उद्देशिका अधिनियम के लक्ष्यों एवं नीतियों को समझने में सहायक होती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। कुंजी मतलब की मतलब चाबी। क्या है? यानी संविधान निर्माता क्या चाहते थे, अंदर संविधान में क्या क्या लक्ष्य हैं, क्या क्या नीतियां हैं, क्या होगा, वो सब चीज किसमें दिखती है, हमें उद्देशिका में दिखती है। भले ही है छोटी सी, अभी समझाऊंगा कैसे पढ़ा जाता है उद्देशिका को। ठीक है, ठीक है। तो संविधान की रचना के समय उसके रचयिताओं का क्या उद्देश्य था तथा वे किन उच्च आदर्शों को संविधान में स्थापित करना चाहते थे, जैसे प्रश्नों का जवाब उद्देशिका से ही जाना जा सकता है। जैसे प्रश्नों का जवाब उद्देशिका से ही जाना जा सकता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत, अब यहां से प्री का क्वेश्चन बनेगा कि उद्देशिका का स्रोत क्या है, तब आपने आंसर बोलना है 9, 11, 13। 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो प्रस्तुत किया, और जिसको 22 जनवरी 1947, फिर याद करना पड़ेगा डेट को, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने जिस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत किया, वही हमारे देश के संविधान की क्या है, उद्देशिका है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत और 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव। एक तो ये हो गया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, और तीसरा यूएसए। ऑस्ट्रेलिया यूएसए का संविधान है। इतना समझ में आ गया। अब जब मैं क्वेश्चन बनाता यहाँ पर, तो मैं इस तरह से बनाता कि भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत है नंबर 1, 9, 11, 13। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, संविधान सभा में जो उन्होंने पेश किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव, और जिसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया, किसने, संविधान सभा ने। दूसरे ऑप्शन में मैं देता ऑस्ट्रेलिया, दूसरे संविधान में, दूसरे ऑप्शन में क्या देता मैं, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तीसरे ऑप्शन में देता मैं यूएसए का संविधान, और चौथे ऑप्शन में मैं कुछ फ्रांस दे देता या कुछ और दे देता। आपसे बोलता इनमें से कौन सा गलत है, आंसर फ्रांस, क्योंकि तीन ही चीजें हैं, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, यूएसए का संविधान, और जो जेएल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और जिसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। इतना समझ में आ गया? ठीक है। साथ साथ में आपको बता रहा हूं मेरे टेस्ट सीरीज में, मतलब जब मैं टेस्ट दूंगा आपको तो कैसे क्वेश्चन होंगे, अभी याद कर लो, पहले ही पेपर लीक कर रहा हूं। और वो आपको कहां मिलेंगे, बड़े पेपर से लेकर, मतलब छोटे पेपर से लेकर और बड़े पेपर तक, यूपीएससी के पेपर तक आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। इतना समझ में आ गया? ठीक, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है कि अगर मैं प्रेम्बल बोलता हूं तो आप लोगों को याद है, याद कराया था मैंने, याद है पूरा। तो पहले मैं हिंदी में बोल देता हूं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, रटना है भाई, इसको क्या करना है, जपना है, रटना नहीं बोलूंगा, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा आगे इसके समस्त नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, आगे प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। पहले घोट दो, पहले क्या करो, अब बनेंगे प्रश्न। क्या बनेंगे प्रश्न? पहला क्वेश्चन कि हम भारत के लोग, ये कहां से लिया हमने? हम भारत के लोग क्यों बोला इन्होंने? मतलब ये ऐसा क्यों नहीं लिखा इन्होंने कि हम संविधान सभा के लोग? तो ये चीज कहां से ली है बताइए, बताओ भाई। तो यूएनओ समझते हैं आप, संयुक्त राष्ट्र संघ समझते हैं? यूएनओ को जो चार्टर है, यूएनओ का चार्टर है, उसकी उद्देशिका यहीं से शुरू होती है कि हम कहाँ के? संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग। हम संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है बट मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको कि वहां पे लिखा हुआ हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग। इन्होंने लिखा कि हम भारत के लोग। तो जो उद्देशिका है, उद्देशिका में जो स्टार्टिंग बोल रहा है कि हम भारत के लोग, तो ये कहां से लिया इन्होंने? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से। यूएनओ जब आ गया है सामने, तो ये भी ध्यान रखना कि यूएनओ डे कब मनाते हैं? कब मनाते हैं? कब मनाते हैं यूएनओ डे? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को यूएनओ डे। क्योंकि उत्तराखंड में ग्रुप सी में ज्यादा पूछता है डे, है ना, तो यूएनओ डे याद होना चाहिए आपको। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। चलो जी, अब हम भारत के लोग क्यों लिखा? इसका मतलब यह कि संविधान का मूल स्रोत कौन है? भारत की जनता है। कौन है? भारत की। इन्होंने ऐसे नहीं लिखा कि हम संविधान सभा के लोग, इन्होंने लिखा हम भारत के लोग। इसका मतलब फिर दोबारा दूसरा क्वेश्चन बना कि जो संविधान का मूल स्रोत है वो कौन है? आंसर भारत की जनता है। कौन है? भारत की जनता है। इसका मतलब भारत की जनता समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। कौन है? भारत की जनता समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में पूछता, प्रियम्बल की परिभाषा कहां से ली हम, मतलब प्रियम्बल की भाषा कहां से ली हमने? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली। प्रियम्बल की जो भाषा है, देखो हम भारत के लोग तो हमने कहां से ले लिया? यूएनओ के चार्टर से। लेकिन जो भाषा है वो कहां से ली हमने? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछता मैं कि इसका सही क्रम लगाएं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। क्या करता मैं? इसको आगे पीछे करता और आपको बोलता इसका सही सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस में लगाने के लिए। मतलब आप ये सोचो यूपीएससी तक ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। इतना समझ में आ गया? ये क्वेश्चन मेरा होता तो तब आप बोलते कि जी रटा मतलब जपा और उसके बाद उसको क्या कर दिया? एक सीक्वेंस में लगा दिया, ठीक है। फिर मैं बोलता कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से पहले भारत की स्थिति कैसी थी? आंसर डोमिनियन थी। क्या थी? डोमिनियन स्टेट का दर्जा था। क्या था? डोमिनियन स्टेट का दर्जा था। फिर अगला क्वेश्चन में पूछता कि ये 5 शब्दों में 2 शब्द, यानी पूरे प्रियम्बल में 3 शब्द और इन 5 शब्दों में 2 शब्द क्या है? बाद में जोड़े गए। तो आपने बोलना है कि वो कौन से हैं शब्द? 3 शब्द। चलो 3 शब्द पूछ लेता हूं मैं कि पूरे प्रियम्बल में 3 शब्द बाद में जोड़े गए। 26 जनवरी 1950 को 3 शब्द नहीं थे इस प्रियम्बल में। इसका मतलब है 3 शब्द बाद में जोड़े गए। तो ये बाद में कब जोड़े गए? किस संविधान संशोधन से जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976, जिसको कि लघु संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं। इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल था, बहुत सारे संशोधन हुए, इसलिए उसको लघु संविधान कहते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। क्या जोड़े गए? अखंडता शब्द जोड़े गए। इतना समझ में आ गया?
इसका मतलब जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, उसमें तीन, ये खाली ऐसे लिखा हुआ था कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद लिखा हुआ था लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था। इसका मतलब सेक्युलर शब्द, सेक्युलर वर्ड बाद में जोड़ा गया है और 1976 में जोड़ा गया है। 1976 से पहले जिन्होंने आईएएस की परीक्षाएं दी, उन्हें सेक्युलर वर्ड से ज्यादा लेना देना नहीं था। इतना समझ में आ गया। 76 में क्यों जोड़ा गया, इसकी कहानी बाद में बताऊंगा। ये क्यों जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, क्यों जोड़ा गया समाजवादी, क्यों जोड़ा गया अखंडता, ये कहानी बात की होगी। पहले मैं बता रहा हूं और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय प्रदान करती है। क्या करती है? 3 प्रकार के न्याय प्रदान करती है। क्रम में बताइए तो सेप याद रखना आपने। क्या याद रखना? SEP, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। इसका मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। अच्छा, उधर जो ऊपर वाला मैंने बताया था, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है तो उसको सोवरेन बोलते हैं, सोशलिस्ट बोलते हैं अगले वाले को, उसके अगले वाले को सेक्युलर बोलते हैं, डेमोक्रेटिक बोलते हैं, रिपब्लिक बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? इनके अर्थ बाद में समझाऊंगा, पहले मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। तो 3 प्रकार के न्याय देती है प्रेम्बल। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। क्रम में याद रखना है। अगला क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि प्रेम्बल जो है वो 2 प्रकार की स्वतंत्रताएं की बात करता है, 2 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करता है। वो 2 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन, स्वतंत्रता नहीं, सॉरी 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करता है। वो कौन कौन सी है? विचार, क्रम से बिल्कुल, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं पूछूंगा कि 2 प्रकार की समताओं की बात करती है प्रेम्बल। किसकी? 2 प्रकार की समता। तो समता किस किस की बात करती है? प्रतिष्ठा और अवसर की। प्रतिष्ठा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? और अवसर को क्या बोलते हैं? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये समझ में आ गया। देखो इंग्लिश में भी वैसे ही है, हिंदी में वैसे ही। अब लड़ाई लड़नी है इंग्लिश हिंदी की तो लड़ते रहो, बट अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा तो वो इंग्लिश में अपना आप देख लेगा कि भाई जो समता है वो 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? तो अब हमने क्या पढ़ा? 3 प्रकार के न्याय पढ़े, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं पढ़ी, 2 प्रकार की समताएं पढ़ ली। ये तीनों क्वेश्चन मैंने बना दिए और क्रम में ही याद करने हैं आपने। क्या करने हैं? क्रम में याद करने हैं। फिर क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं मैं वो बता रहा हूं आपको कैसे कैसे बनते हैं क्वेश्चन। फिर मैं अगला पूछूंगा कि संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया? तब आपने बोलना 26 डे ऑफ नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। एक बार यूपीएससी ने पूछा हिंदी तिथि क्या थी, और इंग्लिश वाले क्या हो गए, गड़बड़ हो गए उसमें। तो मिति मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष महीने को बोलते हैं, मंगसीर बोलते हैं गढ़वाली में, है ना, पहाड़ी में मंगसीर। तो मिति मार्गशीर्ष, शुक्ल सप्तमी, शुक्ल पक्ष की क्या थी? सप्तमी थी। संवत 2006 विक्रमी था। क्या था? संवत 2006 विक्रमी था। ठीक है, अब विक्रमी संवत तो आ गया। अब क्वेश्चन बना अगली बार, अब प्रेम्बल में पढ़ लिया ना आपने विक्रमी संवत। क्वेश्चन बना कि जो भारतीय कैलेंडर है, जो भारत सरकार का कैलेंडर है, वो किस संवत पर आधारित है? अब वो शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। ठीक है जी। अब फिर 2 क्वेश्चन और बने कि विक्रमी संवत किसने चलाया? तो विक्रमी संवत मालवा के राजा विक्रमादित्य ने चलाया। किसने चलाया? मालवा के राजा विक्रमादित्य ने चलाया, इसलिए इसको मालवा संवत भी कहते हैं। और कब चलाया? कब चलाया? 57 बीसी में चलाया। कब चलाया? 57 बीसी में चलाया। इतना समझ में आ गया। अब अगली बार फिर क्वेश्चन पूछा शक संवत किसने चलाया? आंसर कुषाण शासक कनिष्क ने चलाया। किसने चलाया? कुषाण शासक कनिष्क ने चलाया। कितना है? आंसर 78 एडी। कितना? 78 एडी में चलाया। फिर पूछा, अब ये होमवर्क है आपके लिए, कि कुषाण शासक कनिष्क ने शक संवत क्यों चलाया, कुषाण संवत क्यों नहीं चलाया? ये बड़ी अजीब सी बात है भाई। गुप्तों ने गुप्त संवत चलाया, कलचुरियों ने कलचुरी संवत चलाया, कुषाणों ने शक संवत क्यों चलाया? ये होमवर्क है, अभी इस पे चर्चा ना करें, बाद में करना इस पे। तो 78 एडी में शक संवत चलाया। इतनी समझ में आ गया। और जो हमारा जो भारत सरकार का कैलेंडर है वो ग्रिगोरियन के साथ साथ शक संवत पर आधारित है। तो अब
पेपर में जब आया ना कि किस पर आधारित है, तो लोगों ने सोचा, कुछ बच्चों ने सोचा कि यार प्रेमबल में विक्रमी संवत लिखा हुआ, तो विक्रमी संवत नहीं चलता है हमारे कैलेंडर, जो भारत सरकार का कैलेंडर वो शक संवत पर चलता है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब वो पूछेगा कि संविधान को लागू कब किया, तो 26 जनवरी 1950 को किया। कब किया? 26 जनवरी 1950 को किया। इतना समझ में आ गया। तो अब बहुत सारे प्रश्न बनते हैं भाई, क्या बनते हैं? बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अब पूछा एक बार कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन जो वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब क्या होता है? किसका? भाई जैसे बोला ना उसने, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, आगे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 मिति मार्गशीट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी 2006 विक्रमी do hereby adopt enact and to give ourselves दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यही है। इंग्लिश में भी याद कर लो, हिंदी में भी कर लो, दोनों जगह काम आ जाएगा। यूपीएससी में इंग्लिश में काम आ जाएगा, हिंदी में आपके जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें काम आ जाएगा। अब पूछा कि भाई संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य, क्या याद करना है? भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। आंतरिक या बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। अब भारत पर एक आरोप लगाया जाता है, आपकी जी राष्ट्रमंडल के सदस्य हो, क्या हो? और राष्ट्रमंडल वो हैं, कॉमनवेल्थ वो हैं जो ब्रिटेन के उपनिवेश रहे, ठीक है। तो बोला गया कि भाई राष्ट्रमंडल के हम सदस्य अपनी मर्जी से हैं, जब चाहे हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रमंडल से त्यागपत्र दे सकते हैं। फिर दूसरा आरोप लगा कि यार आप भारत सरकार हो, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूएनओ के क्या कर रहे हो, उनको फॉलो कर रहे हो, उनको अचीव करने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है, हमारी क्या कर रही, कई देशों की सरकारें कर रही हैं कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मानते हो। आप क्या बोलते हैं वो बैंकों का, क्या बताया था मैंने, स्विट्जरलैंड में एक जगह थी, क्या बताया था, कुछ याद आ रहा है? बेसल मानक, उनको मानते हो, उनको अचीव करने के लिए आप क्या करते हो, बहुत प्रयास करते हो, और आप बोलते हो कि आप सोवरेन हैं। तो भाई अच्छी चीजें, अगर कोई बगल वाला या कोई बड़ा बुजुर्ग अगर कोई ये बोल रहा है कि बेटा सत्य बोलो, है ना, और क्या करो, सच्चाई पर चलो, ईमानदार रहो, है ना, आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अगर उसको मान रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ा कि हम सोवरेन नहीं है। हम सोवरेन हैं। सोवरेन का मतलब जो डेफिनेशन दी गई है वो ये है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के क्या नहीं है, अधीन नहीं है। यानी हम जो भी हमें ट्रीटी करनी है, किसी के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी करनी है, तो हम किससे पूछेंगे थोड़े, हम चीन से थोड़े पूछेंगे कि भाई हम एक्सट्रेडिशन ट्रीटी करें कि नहीं करें। प्रत्यार्पण संधि बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। प्रत्यार्पण का मतलब होता है कि मेरा अपराधी अगर भागकर आपके देश में आया है तो आप उसको पकड़कर मुझे सौंपेंगे, और आपका अपराधी अगर भागकर मेरे देश में आया तो मैं पकड़कर आपको सौंपूंगा, मेरी पुलिस पकड़कर आपको सौंपेगी। प्रत्यार्पण संधि। इसलिए हमारे देश के सारे अपराधी कहाँ भागते हैं, उन देशों में भागते हैं जहां प्रत्यार्पण संधि नहीं हो रखी है, या कहीं पर हमने मेमोरेंडम साइन करने तो हम पूछेंगे थोड़े किसी से, पाकिस्तान से थोड़े पूछेंगे, या किसी अमेरिका से थोड़े पूछेंगे, या रूस से थोड़े पूछेंगे। रूस ठीक है, मित्र है हमारा, लेकिन उससे पूछेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, अपने डिसीजन खुद लेंगे, इसलिए हम सोवरेन हैं। क्या है? और हमारी संप्रभुता किस में निहित है, अगला क्वेश्चन ये बनेगा। तो हमारी संप्रभुता भाई जनता में निहित है। किस में निहित है? जनता में निहित है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब पूछा भाई समाजवादी क्या होता है। प्रेमबल में समाजवादी शब्द का प्रयोग किया। मैंने आपको अभी बताया कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये शब्द नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए, ये 1976 में जोड़े गए, ये 42 में संविधान संशोधन से जोड़े गए। पूछा भाई समाजवादी का मतलब क्या होता है, तो भाई सबसे पहले तो यही याद करना है कि 42 में संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी यानी सोशलिस्ट शब्द को क्या किया गया, जोड़ा गया।
भारत का समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है? अगला क्वेश्चन ये पूछेगा, भारत में किस प्रकार का समाजवाद है? आपने बोलना है लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा है? डेमोक्रेटिक समाजवाद है। इतना समझ में आ गया। और नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है। किस पर आधारित है? अब एक बार क्वेश्चन बना, मैं समाजवादी हूं, ये किसने कहा? आंसर नेहरू जी ने कहा। नेहरू जी ने क्या कहा? मैं समाजवादी। पूरी saying है, बहुत लंबी है। उन्होंने यही कहा कि यार जैसे राजा होते थे ना, अब क्या होते हैं? पूंजीपति होते हैं। तो मेरा विश्वास उन पूंजीपतियों पर भी नहीं है। जब आप पूरी saying पढ़ेंगे नेहरू की, तो आपकी समझ में आएगा कि वो क्या बोलना चाह रहे थे, कि ऐसा ना हो कि राजशाही खत्म हो गई और पूंजीपतियों का क्या हो गया? शासन हो गया। समझ में आ रहा है? तो भारत में जो समाजवाद है वो कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। और नेहरू जी की जो किस पर आधारित है? नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है। इतना समझ में आ गया? तो मैंने कहा मैं समाजवादी हूं, किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। और मैं समाजवादी हूं ये पुस्तक किसने लिखी? जबरदस्ती। यही तो दिक्कत है। नेहरू जी ने तो खाली कहा, लेकिन मैं समाजवादी हूं। हु रोट द बुक मैं समाजवादी हूं? स्वामी विवेकानंद ने। किसने लिखी है? हाँ, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, मैं समाजवादी हूं। समझ में आया? और वाई सोशलिज्म किसने लिखी? समाजवाद क्यों, ये किसने लिखी? वाई सोशलिज्म। तो हजारीबाग की दीवारों को फांद कर भारत छोड़ो आंदोलन में एक व्यक्ति आए थे, जेपी, कौन? जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण ने लिखी है वाई सोशलिज्म। क्या लिखी है? मैं ना जोड़ने का कोशिश कर रहा हूं कि वाई सोशलिज्म आ गया तो आप क्या करो? जयप्रकाश नारायण। मैं समाजवादी हूं पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद हैं। स्वामी विवेकानंद की अन्य पुस्तकें कौन सी हैं? ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। और भी है कोई? देखो एक योग और है, 4 है उनके योग, देखो। ठीक है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग नहीं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, एक और होगा, देखो चेक करो। ठीक है, मैं समाजवादी हूं किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। राजयोग है? हाँ, तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग। आ तो रहा था मुंह पे, पर क्या हो रहा था कि राजयोग है ना, राजयोग। चलो अब समझ में आ गया आपके? ठीक है। तो समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है? समाजवादी जो व्यवस्था होती है, फिर पूछेगा आपसे समाजवाद क्या होता है भाई? हाँ जी, क्या होता है समाजवाद? तो समाजवाद में क्या होता है? समाजवादी जो व्यवस्था होती है, ये भी समझना है आपने, उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है। उत्पादन के साधनों पर, जो उत्पादन के जो प्रमुख साधन होते हैं उस पर क्या होता है? सरकारी नियंत्रण होता है। थोड़ा बहुत बचपन से आपने सुना होगा चीन में कि जमीन किसी की नहीं है, आप मकान बना लो पर जमीन नहीं है उनकी, कुछ कोई प्रॉपर्टी उनकी नहीं है। वहां पर तो बहुत ज्यादा है समाजवाद। ठीक है, तो मैंने कहा उत्पादन के प्रमुख साधनों पर क्या होता है? सरकारी नियंत्रण होता है। और नियंत्रण कभी ज्यादा हो सकता है और कभी कम हो सकता है, ये भी पता है आपको। ठीक है, साम्यवादी समाजवाद में, जहां साम्यवादी व्यवस्था चलती है, जहां पे साम्यवादी समाजवाद होता है, वहां पर राज्य का नियंत्रण बहुत कठोर होता है। जैसे कुछ देशों के एग्जांपल ले लीजिए, है ना, कहीं पर क्या हुआ? ढीला किया है उन्होंने। लेकिन मैंने कहा कुछ देश ऐसे हैं जहां पर साम्यवादी समाजवाद है, वहां पर राज्य का नियंत्रण क्या होता है? उत्पादन के साधनों पर बहुत कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। इसको अगर आप समझना चाह रहे हो ना, तो मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा आपको। 1991 एलपीजी समझाऊंगा आपको, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने क्या किया? अभी समझा देता हूं। शुरू में लिस्ट बनी कि सारे जो उद्योग थे ना, वो किसके पास थे? सरकार के पास थे। किसका नियंत्रण था? सरकार का नियंत्रण था। कुछ उद्योग थे जो प्राइवेट लोग लगा सकते थे। लेकिन 1991 में आपको पता है डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना, और सरकार किसकी थी? प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे कौन? कांग्रेस के थे मेरे ख्याल से। हाँ, कांग्रेस के थे। और 5 साल पूरा कार्यकाल किया था उन्होंने। चुप रहते थे वो ना, पीवी नरसिम्हा राव। उसके समय में क्या किया गया? लिस्ट बदल दी गई। क्या कर दिया गया? सरकारी नियंत्रण को कम कर दिया गया। लिस्ट क्या कर दी गई? जो सरकारी जो नियंत्रण में थे वो लिस्ट कम कर दी गई। कुछ ही उद्योग रखे गए, बाकी खोल दिए गए। चलाओ भाई प्राइवेट लोग, क्या करो?
इसीलिए बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन नहीं, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन। समझ में आ रहा है? तो क्या किया गया कि प्राइवेट लोगों के लिए भी खोल दिए गए। तो फिर आप देखते हो कि पेट्रोल ओएनजीसी भी निकाल रही है, पेट्रोल रिलायंस भी निकाल रही है। समझ में आ गया? तो मैं ये कह रहा हूं कि साम्यवादी जो समाजवाद होता है, वहां पर उत्पादन के साधनों पर सरकार का बहुत कठोर नियंत्रण होता है। इतना समझ में आ गया होगा? ठीक है। लोकतांत्रिक समाजवाद जो होता है, लोकतांत्रिक समाजवाद में जो उत्पादन के साधन होते हैं उस पर सरकारी नियंत्रण क्या होता है? थोड़ा कम होता है। क्या होता है? और यही नियंत्रण था वो, जब देश आजाद हुआ, यही नियंत्रण था वो कि अधिकतर जो काम कर रही थी, उद्योग जो थे, वो कौन कर रहा था? सरकार कर रही थी। क्या कर रही थी? ठीक है। और सेकंड 5 ईयर प्लान में आपको याद है कि 5 हैवी इंडस्ट्रीज, क्या याद है? अरे भाई ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं आपकी, BHEL हो गया, ये सब क्या है? इसी की तो देन है कि हैवी इंडस्ट्रीज पर ध्यान दिया भारत सरकार ने। इतना समझ में आ गया? चलो जी, भारत ने बीच का रास्ता अपनाया। भारत ने क्या किया? बीच का रास्ता अपनाया और मिश्रित व्यवस्था को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? मिश्रित। उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था उसको बोलते हैं जहां पर क्या होता है, प्राइवेट के साथ, पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी क्या कर रहा होता है? काम कर रहा होता है। लेकिन नियंत्रण आपको पता है कैसे रखा? कि पब्लिक सेक्टर पर लिस्ट लंबी थी, प्राइवेट सेक्टर पर लिस्ट क्या थी? छोटी थी। कुछ ही उद्योगों पर आप काम कर सकते थे। 1991 में ये व्यवस्था क्या हुई? दुरुस्त की गई, और फिर लिस्ट जो सरकारी वाली है वो छोटी कर दी गई, और जो प्राइवेट वाली है वो क्या कर दी गई? बड़ी कर दी गई। आप देख रहे हो उसका नतीजा। आप हर हाथ मोबाइल, हर व्यक्ति के पास लगभग स्कूटी, हर सभी के पास क्या घर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये तो देख रहे होंगे आप, है ना? चलो जी, तो 1991 से पहले हम लोग बच्चे थे, छोटे हैं, तो तब बोलते थे हम लखपति है कि वो क्या है, और बड़ा गौरव महसूस कर, मतलब लखपति हैं। लेकिन लखपति करोड़ लेके तो घूम रहा आजकल आदमी, किसमें? जेब में, मोबाइल के अंदर। समझ में आ रहा है? हाँ, समृद्धि आ रही है भाई देश में, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो भाई इसके बाद मैं बता रहा हूं, फिर क्वेश्चन पूछा एक बार कि भाई पंथ निरपेक्ष क्या होता है? क्या पंथ निरपेक्ष क्या होता है? सेक्युलर जो वर्ड ये बाद में जोड़ा गया, इसका मतलब क्या होता है? तो ये भी बता दिया मैंने आपको। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 से जोड़ा गया। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं, ऐसा मत लगाना कि मोदी जी केदारनाथ नहीं जाएंगे, वहां ऊपर योग में नहीं बैठेंगे, योग मुद्रा में, या योगी जी जो हैं वो भगवा वस्त्र नहीं धारण करेंगे, उनका तो सब भगवा होता है, उनकी तो गद्दी भी भगवा है सब। इसको नहीं बोलते हैं। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। क्या नहीं होगा? राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। किसी धर्म विशेष को राज धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी। वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। राज्य क्या करता है? सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। राज्य में धर्म एक व्यक्तिक विषय माना गया है। क्या माना गया है? व्यक्तिक विषय माना गया है। आपकी मर्जी, आप जो भी आपने पूजा करनी है तो करो, अगर आपने नहीं करनी है, आपकी आस्था नहीं है तो मत करो। इतना समझ में आ गया? आप एक चीज और है यहाँ पर, धर्मांतरण। ठीक है, जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता, वो गलत है, वो कानूनन अपराध है। हाँ, किसी की अगर आस्था आ गई, जैसे बताया जाता है कि कुछ लोग ऐसे थे कि कई, जैसे किसी दंगे में फंस गया कोई बच्चा, बालक किसी दंगे में फंस गया, तो सिखों ने बड़ी मदद की उसकी। क्या की? गढ़वाल के थे, सिखों ने बड़ी मदद की। अब मदद की तो उस बच्चे के अंदर ये आ गया कि भाई मेरे प्राण किसने बचाए हैं? सिख धर्म के लोगों ने बचाए हैं। तो उन्होंने अमृत छक लिया। उसके बाद उन्होंने वो पंचम कार जो होते हैं वो धारण किया, पूरी पगड़ी वगड़ी, पूरे उस नियमों से क्या हुए चले, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने बाध्य नहीं किया उनको। बाध्य करना कानूनन अपराध है। किसी को रिश्वत देकर अपने धर्म में कन्वर्ट कराना वो क्या है? अपराध है। लेकिन अगर अंदर से किसी की आस्था आ रही कि भाई मेरे प्राण इन्होंने बचाए और ये बड़ी क्या है, वीर कौम है, तो मुझे इस धर्म में आना चाहिए, तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने दोनों काम किए। गुरु को भी माना, वो गुरु नानक जी को भी मानते थे, वो अपने ग्राम देवताओं को पूजने भी आते थे तो उत्तराखंड के ना, तो गढ़वाली बोलते थे,
तो मैंने देखे हैं वो, तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मैंने कहा सरदार जी और गढ़वाली बोल रहे हैं। तो पता चला ये जन्म से क्या है, यहीं के हैं, लेकिन इन्होंने सिख धर्म को अपना लिया। तो ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसका लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, सबसे अच्छी डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने दी है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। कौन थे अब्राहम लिंकन? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? किसने की थी उनकी हत्या? फिर प्रश्न बन गया, और प्रश्न बना तो परेशान हो गए। तो जेम्स विल्किस बूथ, शायद उसने हत्या की थी किसकी? अब्राहम लिंकन की। 16वें राष्ट्रपति थे। ब्लैक एंड व्हाइट को हटाना चाह रहे थे। क्या करना चाह रहे थे? ब्लैक एंड व्हाइट को हटाना चाह रहे थे, समता पर कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन क्या हो गया? हत्या कर दी गई। किस पर? और व्हाइट हाउस के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या। सोच सकते हो इतना बड़ा घटना। जॉन विल्किस बूथ पढ़ा है मैंने, वाइक्स बूथ, जॉन वाइक्स बूथ, ठीक है। एक पिक्चर भी बनी है, उसमें कुछ भूत टाइप का दिखा रखा है ना, व्हाइट हाउस में। हाँ, विल्किस, जॉन विल्किस बूथ। एसएससी में आते थे पहले ऐसे क्वेश्चन। हाँ, ठीक है, चलो जी। तो लोगों का तंत्र, भाई लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, जनता का शासन, ठीक है। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा स्थापित शासन क्या होता है? लोकतंत्र होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में 90% बच्चे फंसेंगे। क्या फंसेंगे? 90% बच्चे फंसेंगे। जो क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश पीसीएस पूछ चुका है। भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। भारत में क्या है? जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भाई अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली। तो क्वेश्चन क्या पूछा उसने? उसने कहा भारत में किस प्रकार की लोकतांत्रिक प्रणाली है? आपने आंसर देना अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली, या इसी को बोलते हैं प्रतिनिधि प्रणाली। क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि प्रणाली। अब होता क्या है? आप बोलोगे हम तो लोकसभा में डायरेक्ट चुनते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्ट जाते हैं। भाई राज्यसभा में थोड़े जाते हो, विधानसभा वालों को डायरेक्ट चुनते हो ना आप, विधान परिषद वालों को तो नहीं चुनते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या है, जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? आप मतलब प्रत्यक्ष मत बोल देना, अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली, अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली या प्रतिनिधि प्रणाली। यह क्वेश्चन अगर गलत करके आए तो कंडाली महोत्सव होगा फिर यहां पर। समझ में आया? कौन मनाते हैं कंडाली महोत्सव? मैं जो भी बात बोलता हूं उसके पीछे एक प्रश्न होता है। 12 साल में होता है कंडाली महोत्सव, और प्रत्येक व्यक्ति को आना पड़ता है, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो मुख्य सचिव हो, कोई भी हो। अरे भाई कंडाली महोत्सव उत्तराखंड में, भाई पिथौरागढ़ में, अरे भोटिया लोगों का है भाई। तो भोटिया में कौन, मतलब क्या बोलते हैं वहां पर उन्हें? पूरा चेक करो। हाँ जी सीनियर, कंडाली महोत्सव नहीं, भोटिया तो एक आम वो हो गया ना। अब भोटियाओं को अलग अलग जगह पे, उत्तरकाशी में जाड़ कहते हैं, कहीं पे मारछा तुलछा चमोली में कहते हैं, पिथौरागढ़ में क्या बोलते हैं? हाँ बस ढूंढो, है ना। तो भाई वहां कंडाली नहीं लगाई जाती। मेरा कंडाली महोत्सव दूसरे किस्म का होगा, मैंने गमले पे लगा रखी है ऊपर, अगर ये क्वेश्चन गलत करके आए तो, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली हो गया, ठीक है। अगला गणराज्य। गणराज्य का मतलब, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं आप, क्या होता है रिपब्लिक का मतलब? जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष होंगे वो वंशानुगत नहीं होंगे, अभी तो चुने जाएंगे। इस समय जैसे हमारी राष्ट्रपति कौन है ना, महामहिम द्रौपदी मुर्मू हैं, तो अब उनके आगे जो वो होंगे वो नहीं बनेंगे। नए राष्ट्रपति का चुनाव नए तरीके से होगा। ये पुराने राष्ट्रपति कौन थे हमारे? रामनाथ कोविंद जी। तो रामनाथ कोविंद जी के बाद, रामनाथ कोविंद जी के ऐसे नहीं होगा कि राजा के बाद बेटा बनेगा बड़ा बेटा, ऐसा नहीं होगा। तो राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा,
अपितु चुना जाएगा, यही मतलब होता है कि इसका गणराज्य का। इतना समझ में आ गया? ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। तो धीरे धीरे आपकी समझ में आ रहा है ना। 26 नवंबर 1949 को हमने अंगीकृत किया, तो 26 नवंबर को हम किस रूप में मनाते हैं? विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? ये क्वेश्चन भी भाई गलत करके मत आना। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब प्रश्न ये हुआ, टाइम है, प्रश्न ये हुआ, क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? किसी ने प्रश्न किया, क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? अब आपको सबसे महत्वपूर्ण केस याद रखना भैया, इनरी बेरुबारी। कौन सा? इनरी बेरुबारी 1960। अब आपने क्या करना, सबसे पहले मुझे ये बताना है कि बेरुबारी है क्या चीज। नाम है, जगह है? नहीं, अब कोई बोल रहा नाम, कोई बोल रहा जगह, तो ऐसे थोड़े होगा। एग्जैक्ट मुझे बताओ कि बेरुबारी का क्या मतलब है, बेरुबारी कहां पर था, अगर जगह थी तो कहां पर था, व्यक्ति था तो कौन था, ये बताना आपने। तुक्कों के तीर मत चलाओ भाई। इनरी बेरुबारी 1960 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने धारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों धारित किया भाई? क्योंकि संविधान का अंतिम निर्वचनकर्ता कौन है? एक बार क्वेश्चन ये पूछा, संविधान का अंतिम निर्वचनकर्ता कौन है? तो आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय। संविधान के अगर किसी लाइन पर संदेह हो जाता है कि इसका मतलब है क्या, किससे पूछेंगे? सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे, और सुप्रीम कोर्ट जो बताएगा वही अंतिम माना जाएगा। सब समझ में आया? ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या धारित किया भाई? सबसे पहले, उद्देशिका संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही है, उद्देशिका संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही हो, किंतु यह संविधान का अंग नहीं है। संविधान का अंग नहीं है। इसके न रहने से इसके मूल उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसके न रहने से इसके मूल उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं पड़ता है। दूसरी चीज क्या कही उन्होंने? जहां संविधान की भाषा संदिग्ध और अस्पष्ट है, वहां उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। समझ में आया? मेंस में लिखना पड़ेगा ये, इसलिए भाषा पर ध्यान दो। पूरा मैं पढ़ के इसीलिए बता रहा हूं ताकि मुख्य परीक्षा में आप क्या कर सको, लिख सको। वहां गोले नहीं मारने होते हैं मुख्य परीक्षा में, वहां लिखना होता है। और लिखने के लिए पहले भाषा पर क्या करना पड़ता है? कमांड करनी पड़ती है कि किन शब्दों का प्रयोग करेंगे आप। ठीक है? जहां संविधान की भाषा संदिग्ध और अस्पष्ट है, वहां उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है, अतः संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। तो संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, किसने कहा? इनरी बेरुबारी वाद में। फिर एक शंकराचार्य जी थे हमारे, केशवानंद भारती। कहाँ के शंकराचार्य थे? हाँ, अरे कोई पीठ होगा, कोई मतलब मंदिर होगा, कहीं के शंकराचार्य होंगे। हाँ जी, इडनीर हिंदू मठ, एक बार चेक कर लीजिए, वहां के थे शंकराचार्य। कौन? वैसे शंकराचार्य के 4 मठ हैं, ज्योतिर्मठ, पुरी का गोवर्धन पीठ, और द्वारिका का शारदा पीठ, और श्रृंगेरी कर्नाटक। 4 जगह होते हैं मेन शंकराचार्य। लेकिन मैंने कहा दक्षिण में कई मंदिरों में, जैसे कांची के भी शंकराचार्य होते हैं, ऐसे केरल में भी शंकराचार्य होते हैं। तो आपने जो बताया कहाँ के शंकराचार्य थे केशवानंद भारती जी? इदनीर मठ, केरला, है ना। अब इन्होंने कहा, केरल राज्य से पूछा भाई, क्या पूछा? इनके मामले में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। पहले तो याद करना पड़ेगा आपको 1973, क्या याद करना पड़ेगा? हाँ, इसको भूल जाते हैं लोग याद करना, और कई बार यही पूछता है। 1973 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ण निर्णय को उल्टा, और उलटते हुए क्या मत दिया? उन्होंने कहा उद्देशिका संविधान का एक भाग है। इनरी बेरुबारी केस में बोल रहे थे संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला जो 1973 का, उसमें उच्चतम न्यायालय कह रहे हैं कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है, संविधान में उसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। बिल्कुल ठीक। दूसरा, उद्देशिका में संशोधन मूलभूत ढांचे के अलावा, यानी बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज न करके उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। और इसीलिए 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। फिर बता रहा हूं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। इतना समझ में आ गया? ठीक है।
संविधान के निर्वचन में उद्देशिका का बहुत बड़ा महत्व है। संविधान के निर्वचन में उद्देशिका का, तीसरी बात यह कही सुप्रीम कोर्ट ने। चौथी बात कही, उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है। क्या है? उद्देशिका के किसी पॉइंट को पकड़कर आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि जी ऐसा लिखा हुआ, कि ऐसा लिखा हुआ है, नॉन जस्टिसेबल है, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है या न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। इतना समझ में आ गया? 4 पॉइंट हो गया। अब जस्टिस रामास्वामी के ने पूर्व के निर्णय को खारिज करते हुए एक एसआर बम्बई वाद था 1993 में। कौन सा? एसआर बम्बई वाद। एसआर बम्बई वाद। बेरूबारी नहीं बताया भैया आपने, बेरूबारी क्या था? जगह का नाम है बेरूबारी, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के साथ कुछ है ना प्रकरण था, ठीक है। अब जस्टिस रामास्वामी ने एसआर बम्बई वाद में 1993 का वाद है, कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। क्या कहा? संविधान का अभिन्न अंग है। सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी स्वरूप, सामाजिक न्याय और न्यायिक पुनरावलोकन भी इसकी मौलिक संरचना में शामिल है। अब क्या है, जब मैं बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूंगा ना, तो वहां पे आपने बताना है कि ये चीजें इस वाद में आई। एसआर बम्बई वाद 1993 में सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप, नंबर 1 सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप, नंबर 2 संघीय संरचना, नंबर 2 संघीय संरचना, नंबर 3 राष्ट्रीय एकता और अखंडता, नंबर 4 धर्मनिरपेक्षता, नंबर 5 समाजवादी स्वरूप, नंबर 6 सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय मतलब सोशल जस्टिस, और नंबर 7 न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन भी इसके मौलिक संरचना में शामिल है। अब न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, ये एक ऐसे न्यायमूर्ति हैं भाई जो राष्ट्रपति भी रहे, मोहम्मद हिदायतुल्ला। पता है, राष्ट्रपति अगर हट गया तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति काम करता है, उपराष्ट्रपति और दोनों ही अनुपस्थित हो तो कौन रहता है फिर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक टाइम ऐसा आया इस देश में कि एम हिदायतुल्ला क्या रहे? राष्ट्रपति रहे। तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। क्या कहा है? लेकिन भैया पहले बता दूं, क्वेश्चन आया उत्तराखंड में कि संविधान की हृदय आत्मा किसने कहा? 32 को लोगों ने लगा दिया ये अंबेडकर। संविधान के पिता जो हैं वो कौन है? भीमराव अंबेडकर है। 32 आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है। क्वेश्चन वहां से पूछा, लगा आंसर बच्चों ने क्या कर दिया? इस पे लगा दिया। तो ये गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। याद रहेगा? ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार आर्टिकल 32 को कहा है। किसको कहा है? 32। के एम मुंशी ने उद्देशिका को यानी प्रेमबल को राजनीतिक जन्मपत्री यानी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है। क्या कहा है? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है। सुभाष कश्यप जो कि बहुत बड़े राइटर हैं, विद्वान हैं, सुभाष कश्यप ने उद्देशिका के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। ठीक है जी, सुभाष कश्यप ने भी लिखना ही है। उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। उद्देशिका में प्रयुक्त प्रमुख शब्दों का अर्थ, ठीक है, निकाल सकते हैं हम, वो मैंने बता दिया आपको। अब एक क्वेश्चन और पूछा, जैसे गणतंत्र में मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि गणतंत्र का मतलब होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा, अभी तो चुना जाएगा। एक बार क्वेश्चन पूछा, गणतंत्र हमने कहाँ से लिया? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है हमने कहाँ से ली? फ्रांस से ली। कहाँ से ली? फ्रांस के 4th रिपब्लिक से ली। कहाँ से ली? फ्रांस के 4th रिपब्लिक से ली। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। अब इसके बाद एक बार क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा? उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किस वाद में किया गया था? कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ये भी ध्यान रखना है आपने क्वेश्चन। उद्देशिका में क्या?
उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किस वाद में किया गया था? आंसर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। इतना समझ में आ गया? ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 39A के अंतर्गत स्त्री तथा पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार एक संवैधानिक लक्ष्य है, अतः यह एक मूल अधिकार है? आंसर रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। ये थोड़ा आगे पढ़ाऊंगा वैसे मैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। 14, 16, 39 स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। चलो ठीक है। इंग्लैंड की क्रांति कब हुई थी भाई? 1688 में। अमेरिका की क्रांति कब हुई थी? 1776 में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? कहाँ से शुरू हुई थी? इंग्लैंड से शुरू हुई थी। कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं छोटे छोटे, जहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री का भी थोड़ा सा पोर्शन आता है, तो वो बता देता हूँ मैं कि इंग्लैंड की क्रांति 1688 में, गौरवपूर्ण क्रांति बोलते हैं इसको, 1688 में, है ना। बिना रक्तपात के हुई थी, बिना युद्ध के हुई थी, है ना। इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था इससे। इस क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड से निरंकुश राजतंत्रीय शासन को सदा के लिए अंत हो गया और उसके स्थान पर देश का शासन किसके हाथ में आ गया था? संसद के हाथ में आ गया था। इस महत्वपूर्ण क्रांति की प्रेरणा लेकर फ्रांस, रूस और अमेरिका में भी क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। अब अमेरिका में कब क्रांति हुई थी? 1776 में हुई थी। 1776 में क्या हुआ था? 13 ब्रिटिश उपनिवेश जो थे, अमेरिका के 13 ब्रिटिश उपनिवेश की जनता ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्या किया? आक्रोश प्रकट किया। उसे अमेरिकी क्रांति या स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है। इस क्रांति के फलस्वरूप 4 जुलाई 1776 को स्वाधीनता का घोषणा पत्र जारी किया गया। 4 जुलाई 1776 याद रखना है आपने, स्वाधीनता का घोषणा पत्र। ठीक है, ठीक है। सभी मनुष्य समान हैं, इसमें कहा गया था सभी मनुष्य समान हैं, उन्हें जीवन, स्वतंत्रता एवं खुशी का प्राकृतिक एवं अप्रतिदेय अधिकार प्राप्त है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। फिर फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। कब हुई थी? ठीक है, लुई 16वें के समय में, 1789 में। सम्राट कौन था? लुई 16वां। उसके राज्यकाल में प्रारंभ हुई। राजा के दैवीय अधिकार की व्यापकता एवं निरंकुशता, राज परिवार की बढ़ती विलासिता, फ्रेंच असेंबली स्टेट्स जनरल की निरंकुशता, जनरल की 1614 से बैठक न होना, फ्रेंच असेंबली स्टेट्स जनरल की 1614 से बैठक न होना, समाज के तीसरे वर्ग जनसाधारण की निर्धनता, कष्ट, असंतोष, पादरियों एवं कुलीन वर्गों का संतुष्ट होना, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो के विचार आदि विचारकों के उदार विचार एवं क्रांति का प्रमुख कारण मानते हैं। क्या मानते हैं? अब यहां से एक क्वेश्चन पूछता है वो कि इसका नारा क्या था? तो स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व। ठीक है, इतना काफी।